अब इस स्पर्श रेखा का आप कोण नापिए। किससे? इस ठोस की सतह से। तो आप में से कोई भी बच्चा कह देगा कि सर एक तो ये कोण है, ये देखो ये, और एक ये बड़ा कोण है, ये यहाँ पर भी है, और इसमें भी एक कोण है, और एक ये बड़ा कोण है। अब हमें उस कोण पे विचार करना है जिसमें द्रव भी आए। तो आप देखो द्रव इसमें आ रहा है, तो इसको मैंने कट कर दिया है, देखो इसको क्रॉस यहाँ कर दिया, इसमें कोई द्रव नहीं है। तो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा है और ये कोण 90 डिग्री से छोटा है। ये ऑब्ट्यूस है, ये एक्यूट है, न्यून कोण और अधिक कोण। तो जहाँ इसका मतलब जो द्रव फैलता है किसी सतह पर, कोई भी ठोस सतह पर अगर कोई द्रव फैलने की प्रवृत्ति रखता है तो उसका स्पर्श कोण न्यून होगा। इट विल बी एन एक्यूट एंगल। और जिसमें फैलने की प्रवृत्ति न होकर के दूर भागने की प्रवृत्ति हो, वहाँ पर स्पर्श कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मैंने देखी कितने सरल शब्दों में आपके लिए इसकी परिभाषा दी है कि फॉर ए लिक्विड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ एनी सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस कंटेनिंग द लिक्विड। यानी किसी भी द्रव के लिए किसी ठोस सतह के सापेक्ष जो स्पर्श कोण है उसकी परिभाषा संपर्क बिंदु पर द्रव की सतह पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस ठोस सतह के मध्य वह कोण है जो द्रव को निहित रखता हो। द्रव को निहित रखने का मतलब यहाँ ये एक्यूट एंगल हो गया और यहाँ ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। फिर मैं लिखता हूँ कि दोज लिक्विड्स विच हैज ए टेंडेंसी टू स्प्रेड देम सेल्फ अलोंग द सरफेस हैव एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो द्रव अपने आप को ठोस की सतह पर फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसके साथ फैलने का प्रयास करते हैं, उस सतह को ढकने का प्रयास करते हैं, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट स्पर्श कोण 90 डिग्री से कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी और कांच। वे ठोस जिनका विच हैज ए टेंडेंसी टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस, यानी जिनकी प्रवृत्ति उस ठोस सतह से दूर जाने की होती है, वो उसको गीला नहीं करना चाहते, उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, अधिक कोण होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, इसी गुण के कारण आप अब समझ गए होंगे कि हम जब गीले हाथों को सुखाने की कोशिश करते, पोंछने का प्रयास करते हैं तो सूती वस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, हम नायलॉन या पॉलिएस्टर के रुमाल का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि पॉलिएस्टर या नायलॉन से पानी दूर भागेगा, इसलिए वो उसको सोख नहीं पाएंगे और हमारे हाथ साफ नहीं होंगे। आप अपने हाथ को पानी में के टब में डाल करके बाहर निकालते हो तो आपके शरीर पर पानी की बूंदें चिपक जाती है, लेकिन अगर वही काम आप मरकरी के टब में अपना हाथ डाल के निकालोगे तो आपके हाथ के ऊपर एक बूंद भी मरकरी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि दोज लिक्विड्स विच इज ए टेंडेंसी टू सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस है ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इनका अधिक कोण होता है, स्पर्श कोण। और ऐसे द्रव कभी भी ठोस को गीला नहीं करते। इसका सरलतम उदाहरण मरकरी और ग्लास है। सच लिक्विड्स डज नॉट वेट द सरफेस। ऐसे भी लिक्विड हैं जिनका स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है चांदी और पानी। चांदी के गिलास में अगर आप पानी डालेंगे तो पानी की सतह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पर्श कोण 90 डिग्री होने के कारण उसका न तो प्रयास उससे दूर हटने का होगा, न ही प्रयास उसके ऊपर फैलने का होगा। अब कई बच्चे मुझसे प्रश्न पूछते हैं तो ये मैं बता दूं कि इस तरह का डायग्राम बनाना मुश्किल है। 90 डिग्री में इस तरह से बूंद, ये मान लीजिए ये इस तरह से 90 डिग्री का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ऐसे द्रव न तो उसको
दूर हटने का प्रयास करते हैं? नहीं। तो इसको मैंने 3 अलग अलग अच्छे सरल डायग्राम से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये सिल्वर है, यानी चांदी का गिलास है, उसमें पानी है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री होने के कारण ये सतह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। कांच के गिलास में अगर पानी को डालेंगे तो आप देखिए किनारों पर इसकी प्रवृत्ति इसके साथ फैलने की होगी, तो ये ऊंचा चढ़ जाएगा। और मरकरी दूर भागने की कोशिश करेगा तो इसका जो, अब आप देखिए जो मुक्त सतह है इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं। जब भी खास करके एक बहुत पतली ट्यूब में अगर इस द्रव के व्यवहार की कल्पना की जाए, व्यवहार की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो कांच की बनी हुई केशिका में या कांच की बनी हुई नली में पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, मरकरी नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जो मुक्त सतह होगी वो एक विशेष प्रकार का आकार ले लेगी और इस सतह को हम मेनिस्कस बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मेनिस्कस या चंद्रतल हिंदी में इसको बोलते हैं। ये मेनिस्कस इस बात को शो करता है कि ये द्रव ऊपर चढ़ेगा या नीचे जाएगा। जिनका अवतलाकार मेनिस्कस होता है उन द्रवों की प्रवृत्ति ऊपर चढ़ने की होती है, जिनका उत्तलाकार मेनिस्कस होता है उन द्रव की प्रवृत्ति नीचे जाने की होती है। ये आपको समझ लेना। इसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि जो जैसे एक बूंद बनती है, मान लीजिए एक बूंद बनती है और उस बूंद के अंदर एक तो बाहर का प्रेशर उसको दबाने की कोशिश करता है और एक उसके पृष्ठ तनाव का गुण भी क्या बताया था मैंने पहले दिन। पृष्ठ तनाव वह प्रवृत्ति है जिसके कारण कोई भी द्रव अपने मुक्त पृष्ठ को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। तो न्यूनतम करने के लिए पृष्ठ का जो तनाव है वो लगातार उसको अंदर की तरफ एक बल आरोपित करता है, जिससे 2 प्रकार के दबाव उत्पन्न होते हैं। एक तो बाहरी दबाव जो वायुमंडलीय दबाव है, दूसरा पृष्ठ तनाव के कारण उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न दबाव। ये दोनों दबाव मिलकर के आंतरिक दबाव के बराबर होते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि चाहे बूंद हो चाहे बुलबुला, उसके अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब से हमेशा अधिक होगा और इन दोनों दाबों के अंतर को ही हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। एक्सेस प्रेशर और अतिरिक्त दाब, आप इसको यूँ भी बोल सकते हो, एक्सेस प्रेशर कहते हैं। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करना आपको सिखाता हूँ। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई कोई भी द्रव की सतह उस बनती है तो सतह के दोनों ओर का जो दाब का अंतर है उसको हम दाबांतर जो बोलते हैं, उस एक्सेस प्रेशर कहते हैं। द्रव की पृष्ठ तनाव की गुण के कारण। तो जैसे बूंद की मैंने पहले बात करता हूँ, इन अ ड्रॉप लेट द प्रेशर आउटसाइड इज P0, in a liquid and inside it is, let the pressure inside is Pi and outside is P0 in a liquid of drop of radius capital R। ये रही कैपिटल R की ड्रॉप है, अंदर का दाब मैंने Pi माना, बाहर का दाब P0 माना। तो सरफेस, अब इसका सरफेस टेंशन है मान लिया। If we assume that force due to this excess pressure increases the radius by dr, where dr is extremely smaller than r। मैंने जैसा आपको बताया कि अंदर का दाब अधिक है और बाहर का दाब कम है। मान लो अंदर के दाब के कारण जो बल लग रहा है उससे इसकी आकार में अगर dr का इंक्रीज होता तो आप देखो जो बल कितना हो गया, दाब गुणा क्षेत्रफल, तो दाबांतर इंटू क्षेत्रफल इंटू dr, ये वर्गगुणन हो जाएगा और ये वर्गगुणन क्या करेगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर होगा। ये बहुत सरल सी गणित है। देखो तो मैंने इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी को रख दिया 4 पाई अंतिम रेडियस का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक रेडियस का स्क्वायर इंटू एस। सिंपल सी गणित कर दी और दोनों तरफ तुलना करके आपने Pi माइनस P0 बराबर 2S/R सिद्ध कर दिया। ये एक्सेस प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला है कि एक बूंद में दाबांतर कितना होगा, 2 गुणा पृष्ठ तनाव बटा उसकी त्रिज्या। तो छोटी बूंद के अंदर दाबांतर ज़्यादा होता है
और बड़ी बूंद में दाबांतर